नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं ही आपकी हिंदी और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारा शिक्षक पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के काव्य खंड में से हमारा चैप्टर कैदी और कोकिला, जो कि एक कविता है और कविता लिखी गई है माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा। चैप्टर 12 हमारा ये है और काफी सारे काव्यांश इस पाठ में से हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं और काफी सारी चीजें, काफी सारी बातें जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपने इस पाठ में बताई है वो हमने यहाँ पर पढ़ी। तो किस तरह से जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं वो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में यहाँ पर जब ब्रिटिश शासन के समय में उन्हें जेल जाना पड़ा और उस जेल में उन्हें जो यातनाएं मिली, जो परेशानियां हुई, जो दिक्कतें हुई, वो सब कुछ उन्होंने अपनी इस कविता में लिखा है। और साथ ही इस कविता में कोयल के माध्यम से वो लोगों में क्रांति की एक अलख जगाना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन के लिए उत्सुक करना चाहते हैं सभी देशवासियों को। तो हमने अपनी लास्ट सेशन में काफी सारे काव्यांश पढ़ लिए थे और सभी का भावार्थ भी समझ लिया था। लास्ट हमने काव्यांश 8 जो है उसको डिस्कस किया था, तो इसको हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम बाकी जो शेष हमारे काव्यांश हैं उनको हम पढ़ेंगे, उनके भावार्थ को जानेंगे, साथ ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर को, क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका परीक्षाओं की दृष्टि से और साथ ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चैप्टर आपका जब आपका हमारा जो देश है वो ब्रिटिश शासन के अधीन था और किस तरह हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो महापुरुष हैं, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर अपने देश को आजाद कराया, वो सारी बातें, उन्होंने कितने अत्याचार सहे, किस तरह से एक अलग हमारे देश में जगी आजादी के लिए, वो सारी बातें इस पाठ में हमें पढ़ने को और सीखने को मिलती हैं। तो आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिलता है, तो आपको उसको जरूर ग्रहण करना चाहिए। तो काव्यांश 8 हमने जो लास्ट सेशन में पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपनी कविता को लेकर। देखिए काव्यांश 8 जो है उसमें लिखा गया है, इस काले काले संकट सागर पर मरने की मधमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो जैसे कि अभी तक उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर बता दी हैं कि रात काली, मेरी कोठरी भी काली, मेरी टोपी, मेरी कंबलिया भी काली, और ऐसी काली रात में तुम क्यों चिल्ला रही हो, क्यों गा रही हो। तो यहाँ पर कवि ने पूरा जो अंग्रेजी शासन है, पूरा जो ब्रिटिश शासन है उसको एक तरह से काला अर्थात बेकार बताया है, खराब बताया है। तो अब यहाँ पर फिर से कवि कह रहे हैं कि इस काले संकट सागर पर, यानी कि जो ये काला संकट एक है, ये जो अंधेरा है, ये जो अंधकार है, ये काला एक संकट सागर जैसा है, यानी कि दुखों का सागर है। ये जो अंधेरा है ये दुखों का सागर है। ऐसे में तुम मरने को मदमाती, यानी कि मरने को क्यों उतावली हुई जा रही हो, क्यों तुम मरने के लिए यहाँ पर आई हो, क्योंकि जो अंग्रेज शासक हैं ये किसी को नहीं छोड़ते हैं, ये किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। आपने लास्ट सेशन में जो पढ़ा था आपने पूरा देखा कि किस तरह से उनकी पूरी जीवनचर्या चल रही है। ना तो उन्हें भरपेट खाना दिया जाता है, न चैन से जीने दिया जाता है, न चैन से मरने दिया जाता है, और उस पर भी वहां के जो पहरेदार हैं उनकी गालियां, उनके ताने अलग से सुनने को मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे कठिन से कठिन काम उनसे कराए जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, यानी कि इस काले संकट सागर में मरने के लिए तुम यहाँ पर क्यों आ रही हो, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, अपने इन सुंदर इन चमकीले गीतों को क्यों यहाँ पर तैराना चाहती हो, क्यों यहाँ पर तैरा रही हो, क्यों यहाँ पर फैला रही हो, कोकिल बोलो तो इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं कि
हे सखी तुम मदहोशी में, मदहोशी यानी कि उसके अंदर एक नशा छाया हुआ है, उसके अंदर एक जोश आया हुआ है कि वो भी अपने देश के, क्योंकि वो देख पा रही है कि पूरा देश जो है वो ब्रिटिश शासन की कैद में है। उसको कैसा लग रहा है कि पूरा देश, यहाँ पर हो रहे अत्याचारों से उसको ऐसा लग रहा है कि पूरा देश ही ब्रिटिश शासन के अधीन है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे सखी तुम मदहोशी में, यानी कि इतना इतना ज्यादा मदमस्त होकर इस काले संकट रूपी सागर पर, क्योंकि जहाँ की हर चीज काली है। क्या कहा था कि जो रात है वो भी काली है, जो यहाँ पर काल कोठरी है वो भी काली है, जो काल कोठरी की जो सरिये हैं वो भी काले हैं, मुझे दी जाने वाली जो टोपी है पहनने के लिए वो भी काली है, जो ओढ़ने के लिए कंबल दिया जाता है वो भी काला है, सब कुछ काला है, इनकी करनी भी काली है, इनकी करतूत भी काली है। तो इस काले संकट रूपी सागर में जहाँ की हर चीज काली है, मरने के लिए क्यों आई हो, यानी कि इस काले संकट रूपी सागर में मरने को क्यों उतावली हो रही हो। कोयल तुम तो बहुत सुरीला गाती हो, लेकिन तुम अपने उन चमकीले सुरीले गीतों को इस संकट रूपी सागर में क्यों तैरा रही हो, यानी तुम यहाँ क्यों अपने सुरीले गीत गा रही हो। तो इस तरह से कवि यहाँ पर बार बार कोयल से प्रश्न कर रहे हैं। आगे नवा जो हमारा काव्यांश है, देखिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। शुरू करते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, यानी कि उनकी जो काल कोठरी है वो केवल और केवल 10 फुट की है। एक जो आदमी की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है वो 10 फुट की होती है, सॉरी 5 से 6 फुट की होती है। तो यानी कि केवल उससे 10 फुट की चौड़ाई और 10 फुट की लंबाई का वो कोठरी है, काल कोठरी है, जहां पर उनको रखा गया है। यानी कि उनके बगल से जहां पर वो बैठते हैं, जहां पर वो लेटते हैं, तो वहां पर भी उनके पैरों से आगे केवल, अगर वो 6 फीट के भी हैं तो 4 फीट बच जाता है, और अगर वो खड़े होते हैं तो वहां से भी ऊपर के लिए केवल 4 फीट बच जाता है। यानी कि इस तरह से भी 4 फीट और इस तरह से भी 4 फीट बचता है ऊपर की तरफ। तो केवल ये छोटी सी कोठरी है 10 फीट की। तो कहते हैं तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो अब यहाँ पर कहते हैं, अब कोयल से क्योंकि बहुत सारे प्रश्न अभी तक कर दिए हैं और लेकिन वो फिर भी उसी तरह गाए जा रही है, तो आगे कह रहे हैं बहुत ही प्यारी पंक्तियों से, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो हरियाली डाली मिली हुई है, तू तो जहां चाहे, जिस पेड़ पर चाहे, जिस हरी डाल पर चाहे जाकर बैठ सकती है। मुझे तो मिली है कोठरी काली, मुझे तो ऐसी कोठरी मिली है जहां पर रोशनी तक नहीं है, अंधकार ही अंधकार है। आगे कहते हैं तेरा नभ भर में संचार, तुझे रोकने टोकने वाला, तुझे कुछ भी कहने वाला कोई नहीं है, तेरा संचार तो नभ भर में है, पूरे आकाश भर में कहीं भी बेरोक टोक उड़ सकती है, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, मेरा जो संसार है वो केवल 10 फुट का है, इसके अंदर ही मैं केवल खड़ा होता हूँ, केवल बैठता हूँ, और मैं इसके अंदर बाकी के कुछ काम नहीं कर सकता, कहीं नहीं जा सकता इस छोटी सी कोठरी से। आगे कहते हैं तेरे गीत कहावे वाह, तेरे गीत कहावे वाह, मेरा रोना भी मुझे गुनाह, यानी कि जब तू गाती है तो सब वाह वाह ही करते हैं, वाह कोयल कितना सुंदर गाती है, कोयल कितना प्यारा गाती है, लेकिन अगर दर्द के मारे कभी किसी दुख के कारण, क्योंकि यहाँ पर भूखा रखा जाता है, यहाँ पर प्यासा रखा जाता है, यहाँ पर ना तो भरपेट खाना दिया जाता है और ना ही कोई ऐसी सुख सुविधा दी जाती है, और उस पर भी 100 गालियां पड़ती हैं, और अगर कभी दुख के कारण, दर्द के कारण मेरे मुंह से कराह निकल भी जाती है,
तो वो भी मेरे लिए गुनाह कहा जाता है, वो भी एक गुनाह है, वो भी दंडनीय अपराध है। और देख विषमता तेरी मेरी, अपनी और मेरी विषमताएं अलग अलग, यानी कि हम दोनों में जो भिन्नताएं हैं, डिफरेंस है, उसे देखकर तो नहीं चिल्ला रही है, उसे देखकर तो नहीं बजा रही है ये रणभेरी। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। देखिए आगे क्या कहते हैं कवि, इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं कि हे सखी, तेरी और मेरी परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं, यानी कि हम दोनों की जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। जहां तू एक और आजाद है, पूरे नभभर में तेरा संचार है, दूसरी ओर मैं यहाँ पर कैद हुआ बैठा हूँ और केवल मेरा 10 फुट का ही संसार है। एक और तुझे मिली है बहुत सुंदर सुंदर हरियाली डाली, तू कितना भी दूर आकाश में उड़कर जाती है, थक जाती है तो उसके बाद एक सुंदर सी हरी डाली पर बैठ जाती है, लेकिन मैं इस काल कोठरी में बंद हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी रोशनी नहीं है, कोई भी यहाँ पर उजाला नहीं है। तेरे लिए तो पूरा आकाश खुला है, तुम पूरे आकाश में कहीं भी उड़ सकती हो, और मेरे पास तो सिर्फ 10 बाय 10 की, यानी कि 10 फुट की छोटी सी एक अंधेरी काल कोठरी है, जिसके अंदर मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। तो आगे कहते हैं कि यही सुनकर कोयल जब तू गीत गाती है, यानी कि जब तू गीत गाती है तो लोग तेरी वाहवाही करते हैं, लोग तेरे लिए तालियां बजाते हैं, तेरे लिए खुश होते हैं। लेकिन मेरा जब रोना निकलता है, मेरा जब दुख के कारण मेरी कराह निकलती है, तो उसे भी गुनाह माना जाता है, उसे भी दंडनीय अपना अपराध माना जाता है। तो यही तेरे और मेरे जीवन की विषमताएं हैं, और इतनी सारी विषमताएं, इतना ज्यादा डिफरेंस हमारे दोनों के जीवन में होने के बावजूद भी तू यहाँ आकर रणभेरी, रणभेरी का अर्थ होता है युद्ध का बिगुल बजाना। कभी भी जब युद्ध होता है तो उससे पहले एक शंख बजाया जाता है, बिगुल बजाया जाता है। तो तुम युद्ध के लिए क्यों ललकार रही हो यहाँ पर आकर, क्योंकि तुम्हारी मेरी बहुत अलग अलग परिस्थितियां हैं, और ऐसी परिस्थितियों में भी तुम युद्ध के लिए ललकार रही हो, तुम बिगुल क्यों बजा रही हो, कोकिल बोलो तो। अब हमारा जो अंतिम काव्यांश है वो कुछ इस तरह से है, और मैं आशा करती हूँ कि अभी तक के आपको सारे काव्यांश जो है वो समझ में आ गए होंगे। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कह दूं कर दूं, और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पंक्तियां, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनने की जरूरत है कि इस हुंकृति पर अपनी कृति से और क्या कर दूं, और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो ये कहते हैं कि तुम्हारी इस हुंकार पर, तुमने ये जो हुंकार भरी है, तुम्हारी इस हुंकार पर अपनी कृति से, अपनी कलम से और कहो क्या कर दूं, और क्या लिखूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। क्या कहते हैं कवि इन पंक्तियों के माध्यम से? कवि कहते हैं कोयल से कि हे सखी, सखी तुम्हारी इस पुकार पर, तुम्हारी इस पुकार पर, तुम्हारी इस हुंकार पर मैं अपनी इस रचना, यानी कि तुम्हारी इस हुंकार के लिए, तुम्हारी इस हुंकार पर मैं अपनी इस कृति, यानी कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरी कृति है, जो मेरी रचना है, उसमें मैं और क्या क्या लिखूं और क्या क्या कहूं, मैं अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जोश व देशभक्ति की भावना पैदा हो सके, और इस आंदोलन में वे बढ़ चढ़कर भाग ले सके। यानी कि क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, वो कोयल के माध्यम से लोगों को क्रांति का संदेश देना चाहते हैं, लोगों के अंदर क्रांति की भावना जगाना चाहते हैं, लोगों के अंदर अंग्रेज शासन से लड़ने के लिए एक जोश जगाना चाहते हैं। तो कवि यहाँ पर कोयल से पूछ रहे हैं कि तेरी इस हुंकार पर,
तुम्हारी इस पुकार पर मैं अपनी रचना से और क्या क्या लिखूं कि लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जोश और देशभक्ति की भावना पैदा हो सके। और वो इस आंदोलन में, किस आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लें। तो आगे कवि कहते हैं कि मोहन मोहन के व्रत पर, मोहन किसको कहा है? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जिनको हम कहते हैं, बापू जिनको हम कहते हैं। तो अब यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी अपनी पंक्तियों के माध्यम से गांधी जी के विषय में कहते हैं, मोहन के व्रत पर, मोहन ने जो व्रत लिया है, मोहनदास करमचंद गांधी जी, महात्मा गांधी जी, बापू ने जो व्रत लिया है, किसका व्रत लिया है? अखंड भारत का जो व्रत लिया है, स्वतंत्र भारत का जो व्रत लिया है, उस पर मैं और प्राणों का आसव किसमें भर दूं। तो यहाँ पर कहते हैं कि मोहन ने जो भारत माता को स्वतंत्र कराने का व्रत लिया है, उसके लिए मैं अपनी कविता में और किसके प्राणों में अमृत भर दूं। यानी कि मैं अपनी कविता के माध्यम से लोगों के अंदर ऐसा जोश भर सकूं, ऐसा उत्साह भर सकूं, ऐसा देशभक्ति, ऐसी स्वतंत्रता के प्रति ऐसी अलख में लोगों के अंदर जगा सकूं कि वो इन आंदोलनों में, यानी कि अपने देश को आजाद कराने के लिए होने वाले आंदोलनों में अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हो जाएं। यानी कि उनको इस बात का डर ना हो कि हमारे प्राण चले जाएंगे। देखिए, अगर हर व्यक्ति यही सोचेगा, तो क्या हमारा देश आजाद हो पाता? क्या आज हम जो ये चैन की सांस ले रहे हैं, हमारे देश के बहुत सारे फौजी, बहुत सारे आर्मी मैन आज भी बॉर्डर पर हमारे लिए खड़े हैं, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर खुली हवा में स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं, अपना हर काम अपनी मर्जी से करते हैं, अपने तरीके से करते हैं और निडर होकर, बेखौफ होकर करते हैं। तो ये उन्हीं के वहां पर खड़े होकर, यानी कि जब वो अपने प्राण हथेली पर लेकर वहां पर खड़े होते हैं, उसी का ये नतीजा है। और हमारे देश के महापुरुषों और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की प्राणों की आहुति के कारण, उनके बलिदान के कारण ही आज अब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो मोहन ने स्वतंत्रता का जो व्रत लिया है, उसके लिए मैं अपनी कविताओं में किसके प्राणों में अमृत भरूं, यानी कि किसको मैं तैयार करूं कि जो अपने देश की आजादी के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हो जाए। जैसे अमृत पीकर लोग अमर हो जाते हैं, उसी प्रकार शहीद होकर भी लोग अमर हो जाते हैं। शहीदों के नाम भी बहुत समय तक लिए जाते हैं और उनके नाम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी कविता कैदी और कोकिला यहाँ पर कंप्लीट होती है। इस तरह से हमने यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई कविता को पढ़ा और लगभग 2 से 3 सेशन से हम इस कविता को पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है काफी कुछ अभी तक आप लोगों को इसमें समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप चैट के माध्यम से या डायरेक्टली मुझसे प्रश्न कर सकते हैं और आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। देखिए, पाठ कंप्लीट हो चुका है, तो पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं जिनको हम यहाँ पर लिखेंगे और आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी आपके पाठ में भी आपके कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कठिन शब्द है जिसका अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा है, उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको एक कॉपी में लिख कर लाइए और फिर नेक्स्ट सेशन में हम उस पर डिस्कस करेंगे। बटमार का अर्थ होता है रास्ते में जो राहगीरों को लूटने वाला, लुटेरा जिसको एक तरह से कहते हैं, जैसे पर्स छीन लेना, चेन छीन लेना, या लुटेरे जिसको कहते हैं, तो उसे कहा जाता है बटमार। दवानल का अर्थ होता है जंगल में लगी हुई आग, वन में लगी हुई अग्नि को दवानल कहा जाता है। मोट का अर्थ होता है चरसा, यानी कि जो चमड़े का डोल कुएं आदि से पानी निकाला जाता है, जिस चमड़े का डोल होता है जिससे कुएं आदि से पानी निकाला जाता है। जुआ का अर्थ होता है बैलों के कंधे पर रखे जाने वाली
लकड़ी। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर ज्यादातर सभी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। और वहां पर आपने देखा होगा, क्योंकि जैसे शहरों में तो ट्रैक्टर से खेतों की खुदाई की जाती है, खेतों की जुताई की जाती है, खेतों पर हल चलाया जाता है। लेकिन गाँव में, पहाड़ों में आज भी, क्योंकि सीढ़ी नुमा खेत होते हैं और वहां पर ट्रैक्टर का जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वहां पर आज भी बैलों से खेत को जोता जाता है, खेतों में हल लगाया जाता है। तो उनके कंधे पर आपने देखा होगा, काफी सारे बच्चों ने देखा होगा कि उनके कंधे पर जो 2 बैल होते हैं उनके कंधे पर रखा जाता है, इस तरह से उनको बांधा जाता है उससे, तो फिर उसके बाद उस पर हल चलाया जाता है। तो वही बैलों के कंधे पर रखे जाने वाली लकड़ी को जुआ कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे इससे क्या किया जाता है, कोहलू, कोहलू यानी कि पेट पर जुआ लगाकर गोल 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 घूमना है, और उससे क्या होता है, गन्ने की पिलाई की जाती है, गन्ने से रस निकाला जाता है, कोहलू चलाया जाता है। प्याली, प्याली का अर्थ होता, व्याली, व्याली का अर्थ होता है समर्पणी। मोहन, मोहन का अर्थ है मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। तो बहुत सारे और भी कठिन शब्द आपको लग सकते हैं, क्योंकि चैप्टर काफी लेंथी है हमारी कविता। तो जो भी आपको लगता है कि ये आपको समझ नहीं आ रहा है, वो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, कविता का जो उद्देश्य था वो हमने यहाँ पर पहले भी क्लियर किया था, और एक बार फिर से हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। देखिए, तत्कालीन भारतीय ब्रिटिश सरकार के कुकृत्यों का पर्दाफाश करना, यानी कि उस समय पर जो भारतीय ब्रिटिश सरकार के कुकृत्य थे, अत्याचार थे, उनका पर्दाफाश कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से किया है। आप देख सकते हैं, एक एक अत्याचार को यहाँ पर दर्शाया गया है। कैदी की मनोदशा का चित्रांकन उन्होंने किया है, कि एक कैदी की मनोदशा, और खास तौर पर जो स्वतंत्रता सेनानी हो उनकी मनोदशा, की वो जेल में रहकर भी कैसा अनुभव करते हैं। कोकिला की मीठी आवाज अर्धरात्रि में अचानक सुनकर कवि के मन में व्याकुलता जो उत्पन्न हुई है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। कल रात शासन के कार्य, अंधेरी कोठरी, काली टोपी, कंबल, लोहे की श्रृंखला यानी हथकड़ियां आदि को यहाँ पर समरूपता दी गई है, समरूपता दर्शाई गई है। उसके बाद कविता का शिल्प सौंदर्य हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो शिल्प सौंदर्य की तुलना में भाव का अधिक महत्व, यानी कि यथा कोकिल की मीठी आवाज में भावना का विद्रोह दर्शाया है। परंपरागत छंदबद्धता है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। हिमकर, आली, वेदना, मृदुल, दवानल, ज्वालाएं, विषम, लोह श्रृंखला, रजनी, इन सभी में अलग अलग तरह से इन सभी में अनुप्रास, यहाँ पर अलग अलग तरह से अनुप्रास अलंकार है। और दूसरा उपमा अलंकार, जैसे कि यहाँ पे मृदुल वैभव की रखवाली सी, और प्रश्न अलंकार शासन है या तम का गहरा प्रभाव। तो इस तरह से सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। तो कुछ और देखिए यहाँ पर इस तरह, ये जो हमारी बाकी की कुछ कविताएं हैं, जैसे पुष्प की अभिलाषा, ये भी माखन लाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी कविता है, जिसमें पुष्प की अभिलाषा को दर्शाया है, पुष्प की चाह को दर्शाया है कि पुष्प आखिर क्या चाहता है, कि चाह नहीं देवों के सिर पर, चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं। बहुत ही सुंदर ये कविता है, जिसमें पुष्प कहते हैं कि मुझे फेंक देना बनवाली उस पथ पर जहां पर अपनी देश के लिए, अपने देश के लिए जान देने के लिए जो वीर होते हैं वो जाया करते हैं। इसी तरह से घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र की भी आपने पढ़ी होगी। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह की और भी बहुत सारी कविताएं हैं जिनको हमने पढ़ा, और देखिए काफी कुछ हमने इस कविता में पढ़ लिया है। अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तिका से, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की
कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। वैसे तो आंसर देने की अब मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है, आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। संदेशा शायद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो सुबह होने तक का इंतजार भी नहीं कर पा रही है, आधी रात में ही चीख रही है, आधी रात में ही चिल्ला रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही सुंदर सा छोटा सा उत्तर लिख सकते हैं जो सेटिस्फाइड हो, यानी कि प्रश्न के अनुकूल हो। अगला प्रश्न है, कवि ने कोयल के बोलने के किन किन कारणों की संभावना बताई है। देखिए, बहुत सारी अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग संभावना यहाँ पर कोयल के चिल्लाने की, कोयल के चीखने की बताई है। कौन कौन सी है? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि शायद कोई संदेश देना चाहती है। पहली पंक्ति में कहा है ना कि किसका संदेश लाई हो, यानी कि शायद वो किसी का संदेश लेकर आई है और कोई संदेश देना चाहती है। दूसरी पंक्ति में क्या कहा है कि शायद उसने कोई दवानल देख ली हो, वन में लगी हुई अग्नि देख ली हो। तीसरा है कोई गंभीर समस्या, इसीलिए कि वो सुबह होने तक का भी प्रतीक्षा नहीं कर पा रही है, यानी कि कोई गंभीर समस्या है शायद। जैसे कि कवि कहते हैं कि शायद उसको पता चल गया है कि केवल ये काल कोठरी ही नहीं, पूरा देश ब्रिटिश शासन की कैद में है, पूरा देश ब्रिटिश शासन के कैद में है। अगला है क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना और मजबूत करने आई है, यानी कि लोगों को क्रांति का संदेश देने आई है, लोगों को देश प्रेम का संदेश देने आई है, लोगों को के अंदर स्वतंत्रता की अलख जगाने आई है। तो अलग अलग प्रकार की संभावनाएं यहाँ पर कवि ने जताई है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, और आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा आपने अगर चैप्टर को पढ़ा होगा तो बहुत ही आसानी से, एक बार में अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। देखिए, सबसे पहले तो आंसर लिखेंगे कि ब्रिटिश शासन की तुलना या अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की है, क्योंकि ये शासन प्रणाली जो है बहुत ही ज्यादा अन्यायपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा एक तरह से अत्याचार वाली है, बहुत ही ज्यादा अनाचार वाली है, और बहुत ही ज्यादा जुल्म देशवासियों पर अनेक अनेक तरह से यहाँ पर ब्रिटिश शासन कर रहा है, इसीलिए उसको तम यानी कि अंधकार का शासन माना है। आगे बढ़ेंगे नंबर 4 में, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। पाठ के आधार पर, यानी कि कवि ने कविता में जो जो चीजें बताई है, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि इस कविता में कवि ने एक तरह से पोल खोली है ब्रिटिश शासन के अत्याचारों की, ब्रिटिश शासन के जो जुल्म थे उनकी। तो कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए कौन कौन सी यातनाएं दी जाती थी। सबसे पहले देखिए काफी सारी यातनाएं हमने इसमें पढ़ी है। सबसे पहले कि कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था, जैसे कि सबसे पहले क्या किया जाता था, उनसे कोहलू चलवाया जाता था, है ना। उसके ऊपर वो जून खींचा जाता था जिससे पानी निकाला जाता है, वो जुआ खींचा जाता था। उसके बाद अंधेरी कोठरियों में उनको जंजीरों में बांध कर रखा जाता था, और दूसरा उनकी जो कोठरियां होती थी वो इतनी ज्यादा छोटी होती थी, इतनी ज्यादा अंधकारमय होती थी कि वहां पर कुछ सेकंड सांस लेना भी बहुत मुश्किल बात होती थी, और खाने को भी कम दिया जाता था, यानी कि भरपेट खाना उन्हें नहीं दिया जाता था। और दूसरा, उन क्रांतिकारियों को चोर लुटेरों और डाकुओं के साथ रखा जाता था। और तीसरा, जेलों में अमानवीय यातनाएं उन्हें दी जाती थी, जैसे कि कई बार उन्हें बहुत बुरी तरह से डांटा फटकारा जाता था, उनके साथ अभद्र शब्दों का व्यवहार किया जाता था, बहुत अलग अलग तरह की यातनाएं उन्हें जेल में दी जाती थी। नंबर 5 है, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो।
हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। देखिए दोनों जो आपकी पंक्तियां हैं बहुत अच्छे से आपको भावार्थ क्लियर किया गया है, तो मुझे लगता है कि भाव स्पष्ट करना आपके लिए ज्यादा टफ नहीं होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, और वैसे भी आपने पूरी कविता का जो सार है या कविता का जो सप्रसंग व्याख्या है वो आपने अपनी कॉपी में लिखनी है। अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख कवि को क्या कवि को क्या अंदेशा होता है। अर्धरात्रि में कोयल के चीखने से कवि के अनेक अनेक अंदेशे होते हैं, अलग अलग तरह के वो एक तरह से सोचते हैं। जैसे आपने हर एक काव्यांश में देखा, वो अलग अलग तरह से विचार कर रहे हैं कि आखिर क्यों चीख रही हो तुम। शायद कोकिल पगला तो नहीं गई है, कहा है ना कि क्या हुई बावली, तो क्या कोयल पगला तो नहीं गई है, या कोई कष्ट में है, या कोई संदेश लेकर आई है, या ये भी हो सकता है कि वो क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर, क्रांतिकारियों के दुख से परेशान होकर उसकी वो चीख निकल गई, या ये देखकर कि केवल ये कैदी ही नहीं, पूरा भारत ब्रिटिश शासन की कैद में है, ये देखकर उसकी चीख निकल गई। तो अनेक अलग अलग तरह के अंदेशे वो लगा रहे हैं। आपने चैप्टर पढ़ लिया है और मैं आशा करती हूँ कि अब आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है, आप आसानी से सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पाठ के कठिन शब्द भी डिस्कस हो चुके हैं, काव्य सौंदर्य भी आपको बता दिया गया है, साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारे आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी होती है, नेक्स्ट सेशन में आप डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।